Hello everyone, welcome to Civil Step. Good morning students, very good morning to all of you. I hope you all are fine and healthy. Today we will discuss mock test 17. ठीक है, तो साथ साथ अपना नोटबुक पेन साथ लेकर बैठे, ठीक है, और फुल फोकस के साथ, फुल अटेंशन के साथ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, फोकस के साथ पढ़े, फुल अटेंशन है। शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन और साथ साथ चैट बॉक्स पे भी टाइप करना है अपने आंसर्स। फर्स्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। क्या है? व्हाट इज इंक ब्लॉट टेस्ट? जिन्होंने पर्सनालिटी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है दे कैन आंसर। अ सब्जेक्टिव टेस्ट, एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, नन ऑफ अबव। राइट आंसर इंक ब्लॉट टेस्ट। अगर आप कोर्स को अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से पढ़ा है, तो देन यू कैन आंसर राइट ऑप्शन सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव या नन ऑफ अबव। यस, राइट ऑप्शन इज प्रोजेक्टिव। जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिकली यूज किए जाते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने के लिए। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता, इंक ब्लॉट सब्जेक्टिव भी नहीं होता। सी इज द राइट ऑप्शन। जैसे इस तरह का टेस्ट होता है, ठीक है, क्या नाम है? इंक ब्लॉट। तो ऐसे इंक की फॉर्म में आपके पास कार्ड्स आपको दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इस इमेज को देखकर आपके माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है, तो हर एक पर्सन जो भी आप, अगर आप अच्छे से इसको देख रहे हो, जो भी यहाँ बच्चे सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सबके माइंड में अलग अलग थीम आएगी, अलग अलग थॉट आएगी, ठीक है, तो हर कोई बोलेगा। फिर सेकेंड इंक्वायरी की जाती है ऐसे टेस्ट में, प्रोजेक्टिव टेस्ट में, कि बताइए आपको जो आप सोच रहे हो, आप अभी सोच के देखो, है ना, दिस इज योर टास्क। अभी सोचो, आप घर पे बैठे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, इस इमेज को देख के क्या लग रहा है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या पूछता है कि कहाँ पे दिख रहा है, चाहे पता नहीं आप एज अ होल देख रहे हो इस चीज को या किसी पार्ट को देख रहे हो, है ना, तो वो क्या दिख रहा है आपको और कहाँ पे दिख रहा है, ऐसे करके पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जाती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया जाता है प्रोजेक्टिव टेस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बिने साइमन स्केल इज फॉर डैश टू डैश चिल्ड्रन। बिने साइमन स्केल कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू बिने साइमन? यस, क्या है? 3 to 5 15, 2 to 10, 10 to 15 या 6 to 12? जल्दी से आंसर करें, नहीं आता तो यू कैन गेस, ठीक है। इंटेलिजेंस का टॉपिक है, बिने साइमन ने जो भी इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? यस, जल्दी से आंसर करें। राइट ऑप्शन सभी लिखे, सभी लिखे। यस, राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है, राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज 3 to 15 ईयर्स। ओके, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज इट इज आपको लर्न करना है। ए इज द राइट ऑप्शन। तो बिने साइमन ने 3 to 15 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज जनरली रिलेटेड टू अकेडमिक परफॉर्मेंस इन अ डैश वे। कहते जो इंटेलिजेंस है वो अकेडमिक परफॉर्मेंस से कितना आपस में रिलेटेड है? यस, एटलीस्ट थोड़ा बहुत, कंप्लीटली रिलेटेड है, मीडियम, थोड़ी बहुत मिडल में, मीडियम रिलेटेड है, या हाईली रिलेटेड है। हम किसी भी बच्चे को इंटेलिजेंट कब बोलते हैं? आप खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस से हम क्या कहते हैं? इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी होगी, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। सबसे पहला माइंड में ना ये नहीं आता कि स्पोर्ट्स में अच्छा होगा या किसी और चीज में अच्छा होगा। हम क्या सोचते हैं, किस में अच्छा होगा? एकेडमिक्स में अच्छा होगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो, ठीक है, तो हाईली रिलेटेड है, ठीक है, जिन्होंने डी लिखा है बिल्कुल सही है, हाईली रिलेटेड है, इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस रिलेटेड हाईली, ओके, हाईली रिलेटेड, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इंक्रीजेस द लर्निंग एबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड, मींस इट इन्फ्लुएंसेस एकेडमिक अचीवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है 16-year-old चाइल्ड है कोई, ठीक है, उसकी IQ है 75, व्हाट इज द मेंटल एज? जल्दी से कैलकुलेट करें। मेंटल एज का फॉर्मूला, IQ का फॉर्मूला में पता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। IQ का फॉर्मूला, IQ क्या है? मेंटल एज, व्हाट इज द मेंटल एज? हमें तो निकालनी है। फिजिकल एज क्या दी है उसकी? 16, ठीक है, IQ कितना है?
मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बताइए बताइए 16 क्या है उसकी? chronological, this is mental age, this is IQ, multiply by 100, तो 75 multiply by 16 divided by 100, आंसर इज 12। ठीक है, जिन्होंने 12 लिखा है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता हो। ओके, यस। नेक्स्ट है द पंचकोश थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाज इलेबोरेटेड बाय। ठीक है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, महात्मा गांधी, अरबिंदो। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या है? पंचकोश थ्योरी ऑफ एजुकेशन किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, महात्मा गांधी या अरबिंदो। राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन जल्दी से बताएं, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? अरबिंदो। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फैक्चुअल, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, पेपर में आता है। पंचकोश थ्योरी ऑफ एजुकेशन गिवन बाय अरबिंदो, नोट डाउन कर सकते हैं आप। राइट, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एडलर। एडलर है, इन्होंने पर्सनालिटी की थ्योरी दी है। बताइए द प्राइमरी कॉज फॉर द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन एन इंडिविजुअल। कहते हैं सबसे पहला कॉज क्या है किसी भी बंदे की स्ट्रेस और स्ट्रेन का? क्या पहला कारण है? फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, सामने वाला इंफीरियर फील करता है। डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड स्टडी ड्राइव, यहाँ पर ड्राइव होगा। ठीक है, द डिजायर फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ फॉर द सेक्स इंपल्स, क्यूरियोसिटी टू नो द माइंड ऑफ अदर्स। यस, सबसे देखो कीवर्ड मैंने पर्सनालिटी की आपको थ्योरी सारी कराई है, उसमें एडलर ने अपनी थ्योरी दी है। बताइए उनका कीवर्ड क्या है? उन्होंने 2-3 चीजों की बात की है मेन अपनी थ्योरी में, तो इसमें से कीवर्ड क्या है जल्दी से बताएं। कुछ ए कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ए लिखा है मींस आपने पर्सनालिटी अगर थ्योरी पढ़ी है एडलर की। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, बेसिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की है। जो एडलर खुद थे ना, ये हैंडीकैप थे। ठीक है, और इन्होंने ये देखो खुद हैंडीकैप थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। जो इनका एल्डर ब्रदर था वो स्पोर्ट्स पर्सन था, तो इनको इंफीरियर फील होता था खुद को बहुत ज्यादा। तो इन्होंने इतना उस चीज ने मोटिवेशन दिया कि मैं बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ। तो देखो आज हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो एकेडमिक्स में इन्होंने अच्छा किया, अपनी बुक लिखी, थ्योरी दी। राइट, तो वहां पर उसने ये बताया कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ग्रूम होकर निकलती है, मतलब स्टार्टिंग जो बेस है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिससे कुछ तो इंसान बिल्कुल एकदम लो फील करते हैं और कुछ उसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को स्ट्रेंथ बना के अपना आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ इंफीरियर एक पॉइंट पे हुए बिकॉज हैंडीकैप थे, फिजिकली हैंडीकैप। फिर अगली बार उन्होंने अपना वो जो उनका एल्डर ब्रदर था वो स्पोर्ट्स पर्सन था, तो खुद इन्होंने एकेडमिक्स में एक्सीलेंस हासिल की। ठीक है, तो इसलिए अपनी थ्योरी बनाई एडलर की पर्सनालिटी थ्योरी, जो हम उनको पढ़ रहे हैं आज। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी एडलर के बारे में, पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, इससे आपको पता क्या होता है, इससे आपको चीजें याद रहती है। अगर आपको स्टोरी की तरह बताएं तो चीजें याद रहती है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कई बार एक इतनी हिम्मत देती है एक पॉइंट पे। अब छोटा बच्चा भी होता है ना, वो क्या करता है, उसका हाथ नहीं पहुंचता, उसने फैन चलाना है, उसकी हाइट बहुत छोटी है। ठीक है, तो वो इधर उधर देखता है, कोई उसको इंफीरियर फील होता है। अगर हम जाके फटाफट से बटन दबा दें, उसको लगता है मैं कब बड़ा होऊंगा। आप लोगों, हम सबको ऐसा लगता था ना जब छोटे थे कि मैं कब बड़ा होऊंगा, ठीक है, मैं कब स्कूल जाऊंगा, मैं कब कॉलेज जाऊंगा। तो वो सारी चीजें बच्चे भी फील करते हैं। तो उस टाइम वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुन के थोड़ा सा वो चीज होती है कि मेरा हाथ कब पहुंचेगा ऊपर, वो चीज है। ठीक है, तो वो भी कई बार क्या इंस्पिरेशन देती है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। नेक्स्ट है which teacher behavior help in identifying an effective teachers। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग में कौन सा टीचर का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है? ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, आप ईमानदार हो, आप कमिटेड हो, चल जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है, लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, स्टडी ड्राइव। ठीक है, आपको अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। इंश्योर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये आपको इंश्योर हो कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अपने आप को एज ए टीचर समझ के देखो कि ठीक है क्या माइंडसेट आपको लगता है इफेक्टिव जो टीचिंग है उसके लिए। एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन, ठीक है, एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन, जब आप एक्सप्रेस करते हो आप खुद ही सेटिस्फाई फील करते हो। यस, जल्दी से बताएं।
ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, ईमानदार हो, ठीक है भाई ईमानदार हो, ओके। बच्चों के लिए जब भी आपको कोई आंसर करना है सबसे पहले बच्चों की, स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए बात करनी है, तो उसमें सबसे ऑप्टिमम ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल ठीक है। एंश्योर स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ भी, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, बहुत कमिटेड हूँ, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? आपका फीडबैक। जब मुझे आपका फीडबैक दिखता है तो वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल होता है कि आपको चीजें समझ आ रही है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ चैट बॉक्स पे लिखो, ये किसने दिया, सभी पार्टिसिपेट करो। ये बार बार क्यों बोला जाता है? एक टीचर का ये स्किल है, या टीचर की एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि बच्चों से कैसे, स्किल क्या है लिखवाना है, और सेटिस्फेक्शन क्या है, मुझे फीडबैक मिलती है कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योर स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आप कितने भी ईमानदार हो, सेटिस्फाई कर रहे हो बच्चों को, या क्या कर रहे हो, एक्सीलेंस है आपका, प्रोफेशनल आपकी बहुत क्या है, पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे, इससे भी बेटर क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को कितना समझ आ रहा है ये आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है पिलर ऑफ टीचिंग आर, टीचिंग का पिलर बताना है, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट, ऑल ऑफ अबव। फटाफट से आंसर करें, व्हाट इज द पिलर ऑफ टीचिंग? पिलर ऑफ टीचिंग क्या है? करिकुलम है, इंस्ट्रक्शन है, असेसमेंट है, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, जिन्होंने डी लिखा है बिल्कुल सही है। टीचिंग में सभी कुछ आता है, करिकुलम भी आता है, यस, इंस्ट्रक्शंस भी आती है टीचर के डेली, बिल्कुल आती है, असेसमेंट, यस असेसमेंट भी आता है। यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन, करिकुलम, असेसमेंट, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट, क्लियर है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक प्लानिंग, एकेडमिक प्लानिंग के लिए क्या क्या जरूरत है? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम आउटकम्स, ए ऑप्शन। सेकंड है विजन, मिशन, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्ड आउटकम्स, मेथड असेसमेंट, गोल, ऑब्जेक्टिव, डिग्री असेसमेंट, इवैल्यूएशन, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, मेथड्स। ठीक है, ये आपने अगर इसको पढ़ा हुआ है देन यू कैन आंसर। ठीक है, आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो राइट ऑप्शन है इसका बी, बी इज द राइट ऑप्शन। क्या है? विजन, मिशन, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज है ये, तो आप इसको आपको लर्न करना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन नोट इट डाउन, क्लियर। नेक्स्ट है टू नर्चर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को नर्चर करना है। टीचर शुड कीप हिज स्टूडेंट्स, टीचर को क्या रोल है टीचर का, बताओ कैसा होना चाहिए टीचर? रिवॉर्ड मोटिवेटेड, बच्चों को रिवॉर्ड देकर मोटिवेट करे, गोल ओरिएंटेड, वर्क फोकस्ड, काम पे पूरा फोकस, ये टास्क ओरिएंटेड और गोल सेंट्रिक। यस, क्या होना चाहिए? टू नर्चर, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को नर्चर करना है। रिवॉर्ड मोटिवेटेड, कि आपको रिवॉर्ड देके मोटिवेट करना है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम क्रिएटिव हो जाओ, ऐसे बच्चे होते हैं। गोल ओरिएंटेड, वर्क फोकस्ड, टास्क ओरिएंटेड एंड गोल सेंट्रिक। आंसर इज राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज, जिन्होंने बी लिखा है बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, गोल ओरिएंटेड। अल्टीमेट क्या होता है? हमेशा गोल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू नर्चर क्रिएटिविटी, टीचर शुड कीप हिज स्टूडेंट गोल ओरिएंटेड, क्लियर। यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस दिस इज द ऑप्टिमम, डी, बी इज द राइट ऑप्शन, गोल ओरिएंटेड, गोल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द मॉडल ऑफ लर्निंग दैट स्टिमुलेट द क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा मॉडल ऑफ लर्निंग है जो बच्चे के अंदर लर्निंग को स्टिमुलेट करता है? प्रोग्रामिंग मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल, बैंकिंग मॉडल, नन ऑफ अबव। फटाफट से आंसर करें, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? कौन सा मॉडल है लर्निंग का जो क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है? जल्दी से आंसर करें। राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज कंस्ट्रक्टिव, बिल्कुल ठीक है। देखो सबसे ऑप्टिमम है। प्रोग्रामिंग तो भाई उनके अंदर बस जैसे डाल दी चीज वैसे माइंड में प्रोग्राम कर लिया, ठीक है, मतलब वही प्रोग्रामिंग के साथ उनको आगे बढ़ाया। बैंकिंग मॉडल गलत है, कंस्ट्रक्टिव मॉडल, कंस्ट्रक्ट करना, बी इज द राइट ऑप्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएटिविटी टेस्ट सजेस्टेड बाय टॉरेंस। ठीक है, कौन सा क्रिएटिविटी टेस्ट नहीं है टॉरेंस के अकॉर्डिंग? पिक्चर कंप्लीशन, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट, स्टॉप टेस्ट, स्टोरी राइटिंग। देखो टॉरेंस कौन है? फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट जिन्होंने दिया था, राइट। और उनका कौन सा टेस्ट इसमें से नहीं है? क्वेश्चन है नॉट,
ठीक है। पिक्चर कंप्लीशन, ये टेस्ट था उनका जिसमें पिक्चर्स थी, वो हाफ पिक्चर है, मान लो ये है, ठीक है, ऐसे लाइंस दी हुई हैं। अब कोई इसका फ्लावर, कोई इसकी आइसक्रीम बना रहा है, कोई इसका फ्लावर ट्री बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो वो अलग अलग तरह के, इस तरह से उन्होंने पिक्चर कंप्लीशन दिया, ठीक है। और साथ में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, स्टॉप टेस्ट, स्टॉप टेस्ट कुछ भी नहीं है, स्टोरी राइटिंग ये भी हो सकता है क्रिएटिविटी का, बट स्टॉप टेस्ट कोई भी नहीं है। तो सी इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा टेस्ट? क्रिएटिव टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो टॉरेंस ने क्रिएटिव टेस्ट दिया, इससे बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का पता चलता है, मेजर कर सकते हैं क्रिएटिविटी, राइट। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। दिस स्टेटमेंट किसने दिया स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट किसने दिया? देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्रिएटिविटी जो है मेंटल प्रोसेस है ऑफ एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। यस, क्या है? कोल एंड ब्रूस, ड्राइव व्हील, दिहान, क्रो एंड क्रो। किसकी स्टेटमेंट है? जल्दी से आंसर करें, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू कैन गेस। राइट ऑप्शन क्रो एंड क्रो, डी इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने डी लिखा है बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। क्रो एंड क्रो डिफाइन क्रिएटिविटी एज द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस ओरिजिनल आउटकम्स। नेक्स्ट है, which of the following is not helpful in development of creativity in children? कौन सा इसमें से हेल्पफुल नहीं है टू डेवलप द क्रिएटिविटी इन द चिल्ड्रन? स्पोर्ट्स, स्पीच, स्टोरी राइटिंग, कंस्ट्रक्शन, एक्टिविटीज। यस, कौन सा क्रिएटिविटी में नहीं आता? स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स नहीं आता, स्पीच नहीं आता, या स्टोरी राइटिंग नहीं आता, या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं आता? जल्दी से बताएं, नोट लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राइट ऑप्शन जिन्होंने ए लिखा है, मोस्टली सेइंग ए, स्पोर्ट्स में नहीं आता, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे कोई स्पोर्ट्स को खेलना है, वो राइट ऑप्शन है। स्पीच में क्रिएटिविटी हो सकती है, स्टोरी राइटिंग में कंस्ट्रक्टिविटी, नाम से क्लियर है कंस्ट्रक्टिविटी, तो इसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती है। जिसमें नहीं हो सकती वो है ए ऑप्शन, जिन्होंने ए लिखा है बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, थ्योरी डायग्राम इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट थ्रू, ठीक है। जो थ्योरी डायग्राम्स हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं अंडरस्टैंडिंग किसी भी नए कॉन्सेप्ट की। कोई कॉन्सेप्ट है, उसका डायग्राम पढ़ा हो, थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो, तो क्या इंक्रीज करता है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बिटवीन डिसिप्लिन, टू फोकस ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स, एनहांस द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, प्रायोरिटाइजिंग द एकेडमिक कंटेंट फॉर द स्टडी। राइट ऑप्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, नॉलेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। फोकस करता है स्पेसिफिक डिटेल्स को। जब भी आप डायग्राम पढ़ते हो, देखते हो आप अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्या इंक्रीज करता है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ठीक है, बिटवीन डिसिप्लिन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें आपने वो डायग्राम देखा, अगले किसी और सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है, इसलिए हेल्पफुल है। या स्पेसिफिक डिटेल पता चलती है किसी पर्टिकुलर चीज की। इनहैंस द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, योग्यता बढ़ जाती है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने में। प्रायोरिटाइजिंग द एकेडमिक कंटेंट ऑफ द स्टडी। यस, आंसर इज, सभी लिखे, आंसर इज सी। जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल, देखो सबसे पॉजिटिव, सबसे ऑप्टिमम, एबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। जब भी बच्चों की वेलफेयर की बात हो, स्टूडेंट्स की, तो हमें एबिलिटीज को इंक्रीज करना है, ठीक है। मतलब अंदर के क्या गुण बढ़ रहे हैं, ठीक है। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन तो आएगी, बट अंदर की एबिलिटी क्या बढ़ रही है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बाकियों के, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल ठीक है। तो हमारे चीजों को लॉजिकली कैसे माइंड में उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, आरबी कटेल्स फ्लूइड इंटेलिजेंस इज इक्विवेलेंट टू, कहते हैं जो कटेल ने फ्लूइड इंटेलिजेंस दी है वो किसके इक्विवेलेंट है? हेरिडिटरी फैक्टर, सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, या इंटेलेक्चुअल फैक्टर। यस, अगर आपको पता है फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, अगर आपने थ्योरी को, कटेल की थ्योरी को, इंटेलिजेंस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, देन यू कैन आंसर, ठीक है। नहीं तो गेस कर सकते हो, फिर नहीं पढ़ा तो, या तो पढ़ो उसको, सुनो लेक्चर को अच्छे से,
हेरिडिटरी फैक्टर, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ए लिखा है बिल्कुल सही है। सोसाइटल, सोशल नहीं है। इन्वायरमेंटल, बिल्कुल, देखो दोनों एक जैसे हैं, नहीं है। इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। फ्लूइड मतलब हमारी जनरल इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर से है, वो कॉमन है सब में। फ्लूइड इंटेलिजेंस डे टू डे लाइफ में जो हम जनरल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो फ्लूइड हमारे अंदर की जनरल इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइन जो उन्होंने दी है वो है इन्वायरमेंटल। तो उन्होंने फ्लूइड पूछा है तो ए इज द राइट ऑप्शन। आप कोर्स को अच्छे से सुनो, पढ़ो, देखो अच्छे से, शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको क्लियर हो जाएगी कि कटेल ने कौन सी दो इंटेलिजेंस दी है, राइट। वो मैंने अभी आपको बता दिया है। दो तरह की है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइन। फ्लूइड क्या है? कैपेसिटी टू रीजन, नई चीजों को सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, और यहाँ पर उसी चीज को अप्लाई करना, जो आपने सीखा है, समझा है, उसको अप्लाई करना, वो आता है किसमें? क्रिस्टलाइन में। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट विद हाई एंजाइटी लेवल। एक बच्चा हाई एंजाइटी लेवल एंड डिप्रेशन कम्स टू ए टीचर फॉर गाइडेंस। ठीक है, एक बच्चा आता है आपके पास जो कि स्ट्रेस से भरा हुआ, एंजाइटी हो रही है, चाहे वो एग्जाम एंजाइटी हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप कौन सा टेस्ट लगाओगे उसके ऊपर? पर्सनालिटी इन्वेंटरी, इंटरव्यू स्केड्यूल, इंटरव्यू लोगे उसकी पहले, क्वेश्चनएयर, क्वेश्चन, देखो उसका स्टेट ऑफ माइंड काम ही नहीं कर रहा, आप इंटरव्यू लोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनएयर दोगे। जब वो उस स्थिति में नहीं है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो क्वेश्चनएयर देके वो क्या लगता है आपको, सही आंसर करेगा या मूड के अकॉर्डिंग लिखेगा हर चीज में, गलत गलत नेगेटिव, है ना। पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी चेक करने बैठ जाओगे। बच्चे को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्या करोगे? प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या लगाओगे? यस, जल्दी से बताएं, मैंने हिंट दे दिए सारे इतने बड़े बड़े। क्या चेक करोगे? डी, बिल्कुल सही है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। अभी हमने देखा प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है, जिसमें उसके अनकॉन्शियस में कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है, कोई चीजें कई बार क्या होता है उसे खुद भी नहीं पता होता। ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा पूरे दिन में, या कभी 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 जो मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ठीक है, वो चीजें कहीं ना कहीं अंदर अनकॉन्शियस में खुद को नहीं पता होता, और लगता है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है ना, अजीब सा क्यों फील हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज समवेयर समथिंग कन्फ्लिक्ट अनकॉन्शियस जो हमें भी नहीं पता होता। ठीक है, तो वो टीचर जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज कर सकता है। ठीक है, अगर डे टू डे लाइफ में आप में से भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, तो व्हाट इज द टेक्निक? फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपको एक टिप बता रही हूँ, ठीक है, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। ठीक है, इससे ये चीजें खत्म हो जाती है, लेवल कम हो जाता है। ठीक है, चैलेंजेस तो बाहर से आते ही आते हैं, लाइफ है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट कैसे करना है, चैलेंजेस को कैसे करना है, अपनी हमारे पास 24 घंटे 24/7 है ना, हमेशा के लिए क्या है ब्रीदिंग जो है वो रहती है, बट उसको कोई वैल्यू नहीं करता क्योंकि वो फ्री में मिल रही है। ठीक है, फ्री में भी नहीं होती वैसे, एक सांस आती है और दूसरी जाती है ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं है, बट सांस हमारे पास, ब्रीदिंग ऐसी चीज है जो अवेलेबल है हमेशा। उसको अगर उसकी वैल्यू समझ आती है, तो ये जो चीजें फेस करते हैं ना लोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब, क्योंकि हमारा हर एक इमोशन, मैंने पहले भी बताया हुआ है, हमारा हर इमोशन हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड है। गुस्सा आता है तो सांस छोटी हो जाती है, रिलैक्स फील करते हैं तो लंबी सांस आती है। तो हमने अपनी ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज कर लिया ना, कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ बैठ के टाइम देके खुद को, दिन के 5-10 मिनट एटलीस्ट आप देखना, आपका थॉट पैटर्न, आपके रोजमर्रा के जो छोटे छोटे टेंशन, जैसे आप डर जाते हो किसी भी चीज के लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें रिलैक्स नहीं रहते, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने इसलिए इस क्वेश्चन पे टाइम लगाया क्योंकि ये लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन, प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगर आप स्कूल लेवल पे काम कर रहे हो एज अ टीचर, तो वहां पर प्रोजेक्टिव टेस्ट लगाना जरूरी है, ताकि बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ा जा सके कि क्या कंफ्लिक्ट है। नेक्स्ट है एन एस्पिरेंट ट्राइंग टू पास एचपी पीजीटी एग्जाम। कोई एस्पिरेंट है, कैंडिडेट जो एस्पिरेंट है, क्या कर रहा है वो, आप जैसे प्रिपेयर करो एचपी पीजीटी और फेल हो जाता है टेस्ट में, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, देन ही यूज्ड टू से दैट ही डोंट वांट टू बी अ टीचर, और घर आके कहता है, जब उसने रिजल्ट देखा कि पास नहीं हो पाया, तो उसने देखा कि मैं टीचर
मुझे बनना ही नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे तो बनना ही नहीं है टीचर, ठीक है, मैंने तो बस ऐसे टेस्ट दिया था। अब ऐसा क्यों कर रहा है? हमने फ्रॉइड के क्या किए थे, डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को ना एंग्जाइटी से बचा रहा है वो, ये स्टेटमेंट बोल के बार बार कि मुझे तो टीचर बनना ही नहीं, मुझे तो कुछ और ही बनना है। अब बताओ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को कैसे बचा रहा है? सब्लिमेशन यूज कर रहा है, प्रोजेक्शन यूज कर रहा है, रैशनलाइजेशन यूज कर रहा है, या आइडेंटिफिकेशन यूज कर रहा है? अब आपको ये चीजें अगर नहीं पता ना ये क्या होती है, तो कोर्स को देखो, डिटेल में देखो, सिगमंड फ्रॉइड वाला थ्योरी है, लेक्चर आई थिंक 7th या 8th लेक्चर आपके कोर्स का, उसको ध्यान से देखो, सिगमंड फ्रॉइड को, आप उसमें देखोगे ये सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से कराए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ईगो को, हमारी ईगो को एंग्जाइटी से बचाने के लिए, ठीक है, हमें एंग्जाइटी ना हो, हम अपने आप को बचाते हैं, क्या बहाना लगाते हैं, तैयारी बड़ी की या जो भी था, बट पेपर नहीं क्रैक हुआ, क्योंकि पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, रिलैक्स माइंड चाहिए। तो कितनी भी तैयारी कर लो, उस मोमेंट पे अगर आप रिलैक्स हो तब आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होती है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन, सी इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, आई डोंट वांट टू बिकम अ टीचर, मतलब एक्सक्यूज बना रहा है। अब जो रैशनल है ये ना इलॉजिकल वो स्टेटमेंट दे रहा है कोई कि मुझे तो बनना ही नहीं है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होता है, अपनी फीलिंग दूसरों पे थोपना, अगर आपको गुस्सा आता है आप दूसरों को बोल रहे हो कि गुस्सा तेरे को आता है, तूने मुझे दिलाया है, वो होता है प्रोजेक्शन, ठीक है। सब्लिमेशन होता है नेगेटिव एनर्जी को या किसी भी आदत को पॉजिटिव में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अगर बच्चे में बहुत एंगर है, एंगर इशू है, या बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, उसको बॉक्सिंग में डाल दो, मतलब उसको किसी अच्छी चीज में डाल दो, ठीक है, स्विमिंग में डाल दो, ताकि उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो। दिस इज द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म जो एक पॉजिटिव है। आइडेंटिफिकेशन होता है कि अनकॉन्शियसली किसी की तरह बन जाना, ठीक है। जैसे अनकॉन्शियसली आपने घर का माहौल देखा कि मेरे मदर ऐसे, उनकी हैबिट्स है, मेरे फादर की ऐसी हैबिट्स है, वही हैबिट्स को अपना लेना अनकॉन्शियसली, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? तो आंसर इज रैशनलाइजेशन। तो एग्जाम में फेल होने के बाद मुझे टीचर नहीं बनना, तो वो क्या है, एक्सक्यूज बनाना, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज नोन एज कोरोनरी हार्ट डिजीज प्रोन पर्सनालिटी? बताइए, ये हमने पर्सनालिटी वाले टॉपिक में किया है अच्छे से, 3-4 तरह की पर्सनालिटी की टाइप की है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। तो अगर किसी को हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं तो वो कौन सी पर्सनालिटी है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी? वेरी गुड, जिन्होंने ए लिखा है टाइप ए पर्सनालिटी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, ठीक है, और कमिटेड भी रहते हैं काम में, काम के लिए, बट हरी में होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, जल्दी से जल्दी हर चीज जल्दी 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 चाहिए, तो ऐसे, और गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो वो क्या है, इनको हार्ट अटैक होने की जल्दी ज्यादा चांसेस। बी वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वो रिलैक्स्ड होते हैं, एकदम चिल होते हैं, पेपर है, एग्जाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे तैयारी, एक रात पहले कर लेंगे, ऐसे होते हैं चिल मोड में। सी वाले जो होते हैं ना, ये कोऑपरेटिव होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कोऑपरेशन, टीम वर्क, ये अच्छा करते हैं। डी वाले प्रोन टू डिप्रेशन, इनको जल्दी डिप्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है, दे आर जनरली प्रोन टू डिप्रेशन, राइट। तो ए पर्सनालिटी कॉम्पिटिटिव होते हैं, अर्जेंट, हर चीज अर्जेंटली, अर्जेंट, पेशेंस नहीं होती, किसी को सिखाना पड़ जाए ना, मोबाइल कैसे सिखाना है अपने फादर को, मदर को, बुजुर्गों को, इनके पास पेशेंस नहीं होती, रहने दो आपको नहीं आ सकता, आपको नहीं आ सकता, ऐसे करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हरी में होते हैं, अर्जेंट, अभी सामने वाले को अभी चीज समझ आ जाए बस, है ना, या खुद कोई काम करना है तो जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसे लोग होते हैं। आप में से भी कई होंगे ऐसे, तो देखो अपने आप को कि मेरी कौन सी पर्सनैलिटी है, राइट। तो उसको अगर ए है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स, पेशेंस और इजी गोइंग होना जरूरी है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनालिटी को लेकर कौन सा कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग है? पर्सनालिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक, होती है, सबकी यूनिक है, सबकी स्पेसिफिक है, ठीक है, हर कोई यूनिक होता है। पर्सनालिटी इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। पर्सनालिटी स्प्रेड ओवर द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में पर्सनालिटी ये भी क्रिएट करता है, ठीक है। पर्सनालिटी इज लिमिटेड ओनली टू अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, जल्दी से आंसर करें, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, एक ही है जो नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। डी डी डी, फटाफट से डी आ रहा है, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उन्होंने बोला कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर लिमिटेड, ओनली लिमिटेड नहीं है, ठीक है, यूनिक भी है
और प्रोडक्ट है हमारी आज जो पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी है, मेरी पर्सनालिटी है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और साथ में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस है उससे हमारी पर्सनालिटी बनी है। और इट इज नॉट लिमिटेड एक्चुअली, पर यहाँ लिखे लिमिटेड टू अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। सिर्फ अपीयरेंस को पर्सनालिटी बोलते हैं, जो सामने दिख रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हमारा सोचने का तरीका, ठीक है। हम एवरी पर्सन इज यूनिक, ठीक है। तो यहाँ डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि क्या पूछा है, रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, जिन्होंने डी लिखा है बिल्कुल सही है। तो पर्सनालिटी यूनिक है, हर किसी का अलग तरीका होता है किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने का। तो हमें बेसिकली किसी को जज करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ये क्लैरिटी है ना कि हर बंदा यूनिक है, तो गुस्सा कम हो जाता है। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही बोलता है, राइट। अब ऐसा नहीं कि गुस्सा आएगा नहीं, इट इज एन इमोशन, है ना, बट उससे जल्दी कैसे बाहर आना है, ये सारे तरीके हैं। डीप ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ ये जो भी इतनी हरी रहता है, माइंड जल्दी में रहता है, ठीक है। इन चीजों से आप जल्दी बाहर आ जाते हो। इमोशनल इशू, एंगर इशू है, ये सारी चीजों से, राइट। नेक्स्ट है, एम ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का एम क्या है? इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस इन द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर फियर और स्ट्रेस क्रिएट करना, क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इनफीरियोरिटी, ठीक है। अब बताओ, असेसमेंट करना है, बच्चों के अंदर फियर क्रिएट करना है, इनफीरियोरिटी क्रिएट करनी है, इनेबल कंपैरिजन अमंग द स्टूडेंट्स, या ये हेल्प करता है, एड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करें। राइट ऑप्शन, असेसमेंट का एम क्या है? टीचर जब असेसमेंट करता है, व्हाट इज द एम? एम क्या है? वेरी गुड, डी है, बिल्कुल ठीक। बाकी सारे नेगेटिव हैं। आप किसी का आंकलन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो फियर तो नहीं जनरेट करना, ना इनसिक्योरिटी और ना कंपैरिजन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज डी, डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और क्लास क्वेश्चन सब समझ आए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो नई नई चीजें पता चलती हैं उसको साथ साथ लिखते जाएं, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।